नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने अनुसंधान और विकास (R&D) संगठनों पर रिपोर्ट जारी की। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने केपेक्स CAPEX यानी पूंजीगत व्यय सर्वेक्षण जारी किया। केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI की शुरुआत की। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की तरफ। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत की। इसे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया था। इससे अत्याधुनिक टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए गए। TSTP यह सुनिश्चित करेगा कि उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करे। इससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा। TSTP को सार्वजनिक निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल PPP-HAM के तहत 40% नगरपालिका वित्त पोषण के साथ विकसित किया गया था। अगर हम ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड यानी GMB के बारे में जानें तो ये ऐसी गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां यानी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज हैं जिन्हें किसी नगरपालिका, निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत कार्य सौंपे गए हैं। ग्रीन बॉन्ड का उपयोग विशेष रूप से जलवायु शमन, अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूलन एवं विश्व बैंक द्वारा संचालित कम कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है। चलिए अब GMB का महत्व भी जान लेते हैं। पहले है सतत विकास। निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फिर है कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी। वे अन्य बॉन्ड्स के साथ लागत प्रतिस्पर्धी होते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम लागत पर पूंजी प्रदान कर सकते हैं। और तीसरा है निवेशक आधार को व्यापक बनाना। घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए खबर को समाप्त करने से पहले ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पूंजी एकत्रित करने में आने वाली चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहले बात करते हैं खराब राजकोषीय स्थिति की। किसी नगर पालिका की राजकोषीय यानी वित्तीय स्थिति से उसके ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित होती है। दूसरा है आंतरिक क्षमता का अभाव। आंतरिक क्षमता का तात्पर्य शहरी स्थानीय निकाय की आंतरिक विशेषज्ञता, प्रासंगिक विशेषज्ञों की कमी एवं कार्यबल में विशेषज्ञता या कौशल क्षमता से है। वहीं अन्य चिंताओं में नगरपालिका बॉन्ड की मांग कम होना या इसमें निवेश करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों की कमी, राजकोषीय अनुशासन नहीं होना, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी, ऐसे बॉन्ड के लाभ या जोखिम के बारे में अधिक जानकारी नहीं होना आदि शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR की स्पेशल 301 रिपोर्ट में 8 देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची यानी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। ये कदम बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के बारे में चिंताओं को दर्शाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के अनुसार बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि आविष्कार, औद्योगिक उत्पादों के लिए डिजाइन, साहित्यिक व कलात्मक कार्य, प्रतीक जिनका अंततः वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जाता है, वाणिज्यिक नाम और चित्र आदि। लेकिन भारत में बौद्धिक संपदा इकोसिस्टम को लेकर कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं, ये जानते हैं। पहली, पेटेंट पात्रता संबंधी मानदंड। भारतीय पेटेंट अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को कई बार विवेकाधीन और प्रक्रियात्मक तरीके से लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D के अनुसार किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप की खोज, यदि वह उस पदार्थ की ज्ञात प्रभावशीलता को नहीं बढ़ाती तो उसे पेटेंट योग्य नहीं माना जाता है। दूसरी, अप्रभावी बौद्धिक संपदा प्रवर्तन। कमजोर कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों में प्रभावी समन्वय का अभाव, बौद्धिक संपदा उल्लंघनों के लिए कठोर दंड का अभाव, पायरेसी एवं जालसाजी आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना उदाहरण के लिए भारत 2024 की नोटोरियस मार्केट लिस्ट में शामिल है। तीसरी, ट्रेडमार्क से संबंधी मुद्दे। इसमें जालसाजी का उच्च स्तर, खराब जांच गुणवत्ता आदि शामिल है। उदाहरण के लिए भारत सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स का पक्षकार नहीं है।
इसके अलावा विदेशी संस्थाओं पर नई बाधाएं, जैव विविधता नियम 2024 के तहत विदेशी संस्थाओं को भारतीय जैविक संस्थानों पर बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्य समस्याओं में बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर स्वीकृति में देरी और लंबित मामलों की अधिकता, आईपीआर के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी, डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन पायरेसी में वृद्धि आदि शामिल है। भारत ने बौद्धिक संपदा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर नीति 2016। ये नीति WTO के बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी ट्रिप्स TRIPS समझौते के अनुरूप है। दूसरी, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPAM, स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना SIPP, IP सारथी चैटबॉट आदि। तीसरी है पेटेंट संशोधन नियम 2024। इसका उद्देश्य पेटेंट पंजीकरण और अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसके अलावा है बौद्धिक संपदा प्रभाग। कलकत्ता और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट्स ने दिल्ली एवं मद्रास हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर 2024 में IP प्रभागों की स्थापना की थी। और आखिरी है WIPO संधियां। भारत ने WIPO परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी तथा कॉपीराइट ट्रीटी के साथ अपनी नीतियों को समन्वित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने अनुसंधान और विकास R&D संगठनों पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों के नवाचार संबंधी उत्कृष्टता संकेतकों का मूल्यांकन। इसका उद्देश्य भारत के सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान इकोसिस्टम में नवाचार प्रदर्शन को मापना और सुधारना है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो पहला है R&D पर भारत का सकल व्यय GERD। यह 2010 से 11 के 60,200 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 2020 से 21 में 1,27,400 करोड़ रुपए हो गया था। इसके प्रमुख योगदान देखें तो केंद्र सरकार का योगदान 43.7% है। उसके बाद निजी क्षेत्र, उच्चतर शिक्षा और राज्य सरकारों का स्थान आता है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सार्वजनिक R&D प्रयोगशालाएं व संस्थान समाधान विकसित करने के लिए डिजिटल तकनीकों जैसे IoT, सेंसर, ड्रोन और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसे नए अंतर्निहित आनुवंशिक ब्लूप्रिंट जीनोटाइप्स विकसित किए गए हैं जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। फिर है स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव। स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन समर्थन देने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या कम है। उदाहरण के लिए 4 में से केवल एक सार्वजनिक वित्त पोषित R&D संगठन स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन समर्थन प्रदान करता है, जो 6 में से केवल एक डीप टेक स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करता है। चौथा है सीमित सहयोग और सुविधाओं तक पहुंच। उदाहरण के लिए केवल 15% संस्थानों ने विदेशी उद्योगों के साथ सहयोग किया और इनमें से केवल आधे ही अपनी सुविधाएं बाहरी शोधकर्ताओं के लिए खोलते हैं। आइए अब इसमें की गई सिफारिशें भी देख लेते हैं। प्रयोगशालाओं को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देते हुए अपने प्रमुख कार्यों को विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की जरूरत है। नवाचार को बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर बल देना चाहिए। बाहरी शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत कंपनियों की स्थापना करने सहित डीप टेक स्टार्टअप्स का अधिक समर्थन करने की भी आवश्यकता है। आइए अब भारत के R&D इकोसिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत ने 2020 से 21 में अपनी GDP का 0.64% R&D पर खर्च किया था। हालांकि अधिकांश विकसित देशों ने अपनी GDP का 2% से अधिक R&D पर व्यय किया था। WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत दुनिया में रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग गतिविधि के मामले में 7वें स्थान पर है। चलिए खबर को समाप्त करने से पहले सरकार द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली है इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी इम्प्रिंट योजना। यह पहल सबसे प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान प्रदान करती है। और आखिरी है अनुसंधान पार्क। यह उद्यमिता और उद्योगों के बीच उनकी R&D इकाइयां स्थापित करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने केपेक्स CAPEX यानी पूंजीगत व्यय सर्वेक्षण जारी किया। निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश लक्ष्यों पर फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 के तहत आयोजित किया गया था। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था। आपको बता दें कि NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI की एक सांख्यिकी शाखा है। चलिए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं। पहला वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय 66% बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
दूसरा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र के कुल पूंजीगत व्यय में विनिर्माण उद्यमों का योगदान 48% था। तीसरा, 2024-25 में अधिकांश उद्यमों ने पूंजीगत व्यय को मुख्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित किया था, जबकि अन्य ने मूल्यवर्धन, अवसरवादी परिसंपत्तियों और विविध रणनीतियों में निवेश किया था। अब सवाल यह है कि पूंजीगत व्यय यानी केपेक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले कारण यह है कि पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों पर खर्च करना शामिल होता है। इससे व्यवसाय को दीर्घकालिक लाभ होता है, उदाहरण के लिए संपत्ति, उपकरण, नई तकनीक हासिल करना आदि। दूसरा, ये रणनीतिक निर्णयों को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय संबंधी निर्णय रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ये प्राथमिकताएं भविष्य की समृद्धि को गति देने के लिए संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करती है। तीसरा, ये प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है। पूंजीगत व्यय में निवेश करके कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं, उत्पादों या सेवाओं में नवीनता ला सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकती हैं। फिर है परिसंपत्ति रखरखाव और उन्नयन। मौजूदा परिसंपत्तियों को बनाए रखने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने या उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। और आखिरी है निवेशकों का विश्वास। पूंजीगत व्यय निवेशकों को यह संकेत देता है कि कंपनी दीर्घकालिक विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस निवेश की राह इतनी आसान नहीं है। निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि बड़ी इक्विटी और किफायती कर्ज जुटाने में कठिनाई आती है, जोखिम आकलन और शमन से संबंधित परियोजना संरचना संबंधी मुद्दे तथा मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी आदि। अब पूंजीगत व्यय को बेहतर तरह से समझते हैं। पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकार मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च करती है। इसमें शामिल है अचल और अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन, मौजूदा परिसंपत्तियों की मरम्मत और ऋण का भुगतान। अब ये जानते हैं कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में क्या अंतर है। प्रकृति के लिहाज से देखें तो पूंजीगत व्यय भविष्य के लिए परिसंपत्तियां बनाता है, जबकि राजस्व व्यय परिसंपत्तियां नहीं बनाता और ना ही देनदारियों को कम करता है। प्रभाव की बात करें तो पूंजीगत व्यय से दीर्घकालिक लाभ या प्रतिफल प्राप्त होता है, वहीं राजस्व व्यय दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय के लिए होता है। अवधि के हिसाब से पूंजीगत व्यय एक मुश्त या कभी कभार किया जाता है, जबकि राजस्व व्यय चालू और आवर्ती होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI की शुरुआत की। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM के तहत केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना यानी GHCI शुरू की है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन GH के उत्पादन के लिए बेहतर प्रमाणन प्रणाली तैयार करना है, जिससे पारदर्शिता, ट्रेसेबिलिटी और बाजार में विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। आइए पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना यानी GHCI के बारे में जान लेते हैं। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE है। वहीं इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के मापन, निगरानी, रिपोर्टिंग, उत्पादन स्थान पर सत्यापन और प्रमाणन की विस्तृत कार्य प्रणाली विकसित करना है। इसकी नोडल अथॉरिटी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE है। आइए इसका प्रमाणन विवरण देखते हैं। यह प्रमाणन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना के स्तर पर लागू होगा। इसमें परिवहन हेतु हाइड्रोजन के कंप्रेशन व शुद्धिकरण तक की सभी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। प्रमाणन के दायरे में जैसे हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र की सीमाओं के बाहर हाइड्रोजन का परिवहन व भंडारण, हाइड्रोजन वाहक यानी हाइड्रोजन कैरियर में रूपांतरण, वापस पूर्व स्थिति में रूपांतरण और उपयोग को शामिल नहीं किया गया है। हाइड्रोजन को उसके भंडारण और परिवहन को सरल बनाने के लिए विविध रूपों में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक हाइड्रोजन वाहक तैयार किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रों के लिए 2 प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट प्रमाण पत्र जो स्वैच्छिक है और फैसिलिटी लेवल प्रमाण पत्र जो अनिवार्य है। फिर है ग्रीन हाउस गैस यानी GHG। उत्सर्जन तीव्रता को मापने का कार्य नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन मापन कार्य प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। वहीं अब अगर ग्रीन प्रमाणन की शर्त देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाण पत्र तभी प्रदान किया जाएगा जो प्रत्येक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO2 उत्सर्जन के समतुल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रीन प्रमाण पत्र किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा और ना ही इसकी खरीद बिक्री की जा सकेगी। साथ ही इस प्रमाण पत्र के बदले उत्सर्जन में कमी के लिए किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता। आइए खबर के अंत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM के बारे में भी जान लेते हैं। इसे 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन,
उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। मिशन के प्रमुख घटकों में स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन यानी साइट कार्यक्रम, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स आदि शामिल हैं। वहीं इसकी मुख्य रणनीतियां देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात और देश में खपत को बढ़ावा देकर मांग में वृद्धि की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति से संबंधित बाधाओं को दूर किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रमाणित करने की बेहतर व्यवस्था स्थापित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे जगतगुरु बसवेश्वर जी के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बसव जयंती के अवसर पर जगतगुरु बसवेश्वर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जगतगुरु बसवेश्वर जी के बारे में बात करें तो वे 12वीं सदी के महान दार्शनिक, कवि और नीति उपदेशक थे। उनका जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे लिंगायत परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने वचन नामक कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई थी। उनके सामाजिक योगदान को देखें तो उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया था और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात की थी। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया था। इनकी प्रमुख मान्यताओं में कायक यानी कर्म ही पूजा है, दासो यानी धन का समान वितरण आदि शामिल है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हालिया अध्ययनों से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण मधुमक्खियों और भौरों जैसे परागणों की क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है। इससे उनके आहार खोजने और परागण करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। सरकार ने औषधि और प्रसाधन सामग्री यानी अपराधों का शमन नियम 2025 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम से जुड़े छोटे अपराधों के लिए सजा को कम करना यानी कानूनी कार्रवाई की बजाय जुर्माना लगाकर निपटारा करना है। जोजिला दर्रा अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब जोजिला दर्रा घूमने के लिए कोई पूर्व अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की आवश्यकता नहीं है। ये लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। ये कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से अलग करता है। एक नए अध्ययन के अनुसार टिड्डियों की गतिविधियां उनके आसपास की गतिविधियों पर आधारित संज्ञानात्मक निर्णय प्रक्रिया पर निर्भर होती हैं। टिड्डियां छोटे सींगों वाली ग्रास हॉपर होती हैं। ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती रहती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जून से सितंबर माह के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से अधिक यानी अबव नॉर्मल वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। IMD के अनुसार जून से सितंबर के बीच दीर्घावधि औसत यानी LPA का 105% वर्षा होगी। आपको बता दें कि दीर्घावधि औसत किसी विशेष क्षेत्र में निश्चित समयावधि में दर्ज की गई औसत वर्षा की मात्रा को दर्शाता है। गोलकोंडा ब्लू डायमंड एक 23.24 कैरेट का फैंसी विविड ब्लू डायमंड था, जिसे जिनेवा में नीलामी के लिए निर्धारित किया गया था। यह हीरा ऐतिहासिक रूप से इंदौर के महाराजा यशवंत राव होलकर का था। अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहले 27 उपग्रहों को अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट नेटवर्क की शुरुआत के लिए लॉन्च किया। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन का निम्न भूकक्षा यानी LEO सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। रिस्क सोसाइटी समाजशास्त्री उलरिच बेक द्वारा उनकी पुस्तक रिस्क सोसाइटी टुवर्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी में दी गई अवधारणा है। यह एक औद्योगिक समाज से एक ऐसे समाज में बदलाव का वर्णन करती है जो तकनीकी और पर्यावरणीय विकास द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता एवं खतरों से तेजी से प्रभावित होती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।